हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सुरखा। तो हम कर रहे थे पीपल एज अ रिसोर्स और इसमें आज हम करेंगे हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हेल्थ का देखिए, कई बार क्या होता है कि हमने आसपास भी सुना है होगा क्या, ये तो बीमार सी है, ये क्या काम कर लेगी। मतलब कि पर्टिकुलर कोई पर्सन बीमार है, वो क्या काम कर लेगा। देखिए बाकी ज़्यादातर जो क्या होता है, ये हाउस वाइफ्स का क्या होता है कि बेशक चाहे कितनी ही बीमार हो जाए, घर का वो काम वो किसी तरह गिरते पड़ते कर ही लेंगी। लेकिन यहाँ बात इकोनॉमिक्स की चल रही है और देश की चल रही है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं चलेगा। क्योंकि जो हाउस वाइफ होती हैं, देखिए मैं ये नहीं कहती कि वो हार्ड मास की नहीं बनी होती या फिर वो इंसान नहीं है, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हाउस होल्ड जो है वो सिर्फ अपने ही घर का करेंगी। लेकिन बाकी जब हम इकोनॉमिक्स में जब हम एंटर करते हैं तो इसमें पूरे कंट्री लेवल की बात आ जाती है। तो जैसे एक है ना, एक फिल्म का छोटा सा सीन मेरे को याद आ गया। उसमें क्या होता है कि वे दो हीरो होते हैं, नाम नहीं लूंगी मैं फिल्म का। तो उसमें क्या होता है कि एक हीरो को मारपीट करने की इतनी आदत होती है कि उसको कॉलेज से निकाल देते हैं। तो वो अपने ताऊ जी के पास चला जाता है पढ़ने के लिए। तो उसके ताऊ जी कहते हैं कि कसम खा, आप कभी मारपीट नहीं करोगे। कहते कि ताऊ जी कसम खाता हूँ। कहा ऐसे नहीं भाई, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा। कहते कि आपको क्या मुझ पे भरोसा नहीं है। कहा आप पर तो है, लेकिन आपके हाथ पैर पर बिल्कुल नहीं है। तो जब वो हीरो कसम खाता है, ठीक है मैं कसम खाता हूँ, लेकिन अगर कोई खुद आके झगड़ा करे तो उसको वो क्या करता है, वो जो उसका ताऊ जी होता है उसको एक लल्लू और बीमार टाइप दिखा देता है। कहा ले बच्चे, अब आपके साथ कोई झगड़ा नहीं करेगा। तो वही बात है कि अब चाहे फैक्ट्री हो या फिर कोई इंडस्ट्री हो या हाउस होल्ड हो या कोई अनदर वर्क जहाँ पे हम किसी को हायर करते हैं। हाउस होल्ड में हम मेड्स को हायर करते हैं तो हम भी ये देखते हैं कि वो कहीं बीमार ना हो, क्योंकि हेल्दी पर्सन है वही मतलब अच्छी तरह से एजुकेशन ले पाएगा। और एजुकेशन ले पाएगा जब उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो आगे भी नई नई स्किल डेवलप कर सकता है और अपने लिए वो जो है वो अर्निंग भी कर सकता है। तो अब इस जो हमारी अभी तक की कितनी सारी जो है स्कीम्स आई हैं, चाहे वो मिड डे मील हो, हाँ जी, वो भी हेल्थ कंसर्न से हैं कि ताकि गरीब बच्चों को एक टाइम का खाना मिले। और उसके अलावा और भी कई तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, कई तरह की स्कीम है, वो इसलिए चलाई जाती है कि जो देश की जो जनता है वो हेल्दी रहे। तो अब 5 डेकेड में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ी है वो इस चैप्टर में हम अब जिक्र करने वाले हैं। तो जैसे जैसे जब पुराने समय में क्या होता था कि औरतें 7 से 8 बच्चे तक पैदा कर लेती थी, कभी कभी 15 भी बच्चे पैदा कर लेती थी। वो इसलिए भी होता था क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती थी वह कौन सा बच्चा कब तक बचेगा। तो इसीलिए तो अब जैसे जैसे ये स्वास्थ्य मतलब हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज आती रही तो उसमें देखिए क्या हुआ, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई कितनी, 67.5 ईयर। ये हिंदी में कहें तो औसत आयु हो गई है। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर जो है वो कितना था, 1951 में था 147 और जो कि डाउन चला गया 36 2020 में। अब बर्थ रेट जो है 2.00% बढ़ गया और डेथ रेट है वो 6.22 घट गया। तो अब इससे रिलेटेड जो 5 डिकेड में हमारी जो फैसिलिटीज ग्रो की गई है उसको एक चार्ट के द्वारा मैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तो मैं टेबल बनाऊंगी, उस पर एक टेबल के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में जो फर्स्ट 5 डिकेड में जो
मतलब कहते हैं कि जो रिसर्चेज हुए वो उन सब की ये एक टेबल है। तो देखिए समझाने के उद्देश्य से मैंने सिर्फ ये 127 2018 और 2019 के ही डाटा इकट्ठा किए हैं। एससी का मतलब है एससी का मतलब है सब सेंटर, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो अब इसमें 2017 में 1,87,505 इतने सेंटर थे, और जबकि ये 2018 में बढ़कर 1,89,000 और 1,784 हो गए। और जब नेक्स्ट ईयर ये बढ़कर हो गए, ये थोड़े से डिक्रीज हो गए और ये हो गए 1,78,548। उसी तरह डिस्पेंसरी कितनी थी 2017 में 31,641 थी, और जब ये इंक्रीज होकर 31,733 हो गई। और लेकिन नेक्स्ट ईयर ये डिस्पेंसरी बढ़ गई, ये हो गई 986। और उसी तरह बेड, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बेड्स हैं, ये हैं 17,1000 7,10,761, यानी कि 7,10,761 बेड थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। कब? 2017 में। और 2018 में ये बढ़कर हो गए 7,13,986। और जबकि अगले साल यानी कि 2019 में ये बढ़कर हो गए 8,18,396। उसी तरह रजिस्टर्ड एलोपैथी डॉक्टर, देखिए सीधी सी बात है, ये सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के संदर्भ में है। तो ये थे रजिस्टर्ड डॉक्टर थे 43,000 2017 में, 43,581। और जबकि ये घट के हो गए 22,567। और फिर लेकिन 2019 में ये बढ़कर हो गए 29,000, सॉरी माफ कीजिएगा मैंने गलत बोल दिया, 20 यानी कि 2019 में ये बढ़कर हो गए 29,795 2019 में। उसी तरह ये नर्सिंग, ये एएनएम, ये है सॉरी एएनएम, आरएन और आरएम प्लस में ये थे 28,78,181 2017 में। और फिर ये इंक्रीज हो गए, तो ये हो गए 29,6600, सॉरी 29,66,375। और फिर आगे जाकर ये हो गए 12,01,391। ये 2019 में इनकी संख्या घट गई। तो और एक बात और, अब मुझे ये और बताइए कि अभी प्रेजेंट में भारत में कितने तो मेडिकल कॉलेज है और उन मेडिकल कॉलेज में कितने डेंटल कॉलेज है। ये मैं इरेज कर देती हूँ। 542 मेडिकल कॉलेज है और इसमें 313 डेंटल कॉलेज हैं। और ये किस किस में है? ये भारत के सिर्फ 4 स्टेट में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में। तो अब हम करते हैं
एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, बात एक ही है। एम्प्लॉयमेंट कितना है और अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अभी लास्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को शकल की कहानी सुनाई थी। अब एक बात बताइए, तो लास्ट टाइम उस शकल की कहानी में जो उसकी माँ थी शीला, वो सिर्फ घर का ही काम कर रही थी, लेकिन उसके जो फादर हैं वो एक किसान है जो शकल के फादर हैं, प्लस में उसके दो छोटे भाई बहन जित्तू और सित्तू है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, क्या ये जो शीला है शकल की माँ, क्या वो अनएम्प्लॉयड पर्सन है? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों? तो देखिए, हमारे भारत के कानून के हिसाब से जो पर्सन 15 से लेके 59, 15 to 59 इस एज के अंडर है, और अगर वो काम करना चाहता है पर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयड पर्सन है। काम करना चाह रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। अब देखिए, जो इसकी माँ है शीला, वो घर का काम कर रही है, तो अब इसी वजह से वो बाहर निकलकर अगर काम करना चाहती है तो वो अनएम्प्लॉयड पर्सन है। अदरवाइज वो काम ही नहीं करना चाहती है घर से बाहर निकलकर, तो वो अनएम्प्लॉयड पर्सन नहीं है। प्लस में उसके छोटे भाई बहन वो बहुत छोटे हैं, उनको भी अनएम्प्लॉयड पर्सन नहीं कहा जा सकता। जो उसके दादा दादी अगर हैं, वैसे देखिए पाठ में मेंशन नहीं, इस चैप्टर में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया कि उसके कोई दादा दादी हैं या नाना नानी है, नहीं। अगर हैं तो वो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी एज होगी तो 59 से अबव ही होगी। जो इस एज के अंडर आता है और प्लस में वो काम करना चाहता है, तो वो अपना मतलब मेरा मतलब, अब उसको अगर काम नहीं मिल रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड पर्सन कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए, बी अ सिटीजन, भारत में यानी कि हमारे इंडिया में अगर किसी बच्चे को मजदूरी पे फैक्ट्री वर्कर में रखा जाए तो उसकी मिनिमम एज क्या होगी? जी हाँ, अगर बच्चा 14 साल का है तो वो उसको फैक्ट्री वर्कर में एज ए फैक्ट्री वर्कर रखा जा सकता है, लेकिन उसके भी अपने कुछ क्राइटेरिया होंगे। अब अलग अलग देशों में अलग अलग है। यूएसए में ये 12 ईयर है। तो अब ये हो गया हमारा। तो एक बात है, बेरोजगारी जो होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह की होती है? वैसे देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट कई तरह की होती है, लेकिन इस चैप्टर में दो ही है। एक तो सीजनल और एक डिस्टिंग्विश। अब देखिए, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और क्या नाम है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग है। अब रूरल में तो अब सीजनल बेरोजगारी क्या है? तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो किसान भाई है, एक टाइम पर फसल बोते हैं और फिर उसको काटते हैं और फिर उसको मंडियों में जाके बेच देते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ मौसम होता है उसमें वो एक तरह से बेरोजगार ही रहते हैं। ये सीजनल बेरोजगारी है, और ये मतलब इस पे अपना कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि ये होती है, क्योंकि हो सकता है कि वो मौसम किसी भी फसल का नहीं हो तो बस वही बैठे रहो। हाँ, जो फसल बेची गई है उसमें से जो अमाउंट आया है उसके साथ परिवार का खर्च चलता है। अब अर्बन एरिया में देखिए क्या है, आप बहुत सारे ऐसे हैं, मैट्रिकुलेशन है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उन सबको जॉब नहीं मिल पाती है जैसी कि वो चाहते हैं। और जब उनको मनचाही जॉब नहीं मिल पाती है तो वो कई बार ऐसा काम करने को मजबूर हो जाते हैं जो उनको पसंद नहीं आता है, और कई बार तो ऐसा काम भी वो कर जाते हैं जो ना तो पसंद होता है और वो गरिमा का भी हनन कर जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो परिवार को पालने के लिए मतलब उनके पास पैसा नहीं होता है,
और प्रॉपर, इस वजह से प्रॉपर डाइट और फैसिलिटीज परिवार को नहीं मिल पाती है। तो डिसगस्ट जो होती है अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक खेत में जब दो लोगों की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन अगर वहां पर 5 लोग लगे तो 3 लोग तो वैसे ही मतलब डिसगाइज्ड हो जाते हैं, मतलब कि उनकी जरूरत हो ना हो पर वो लगे हुए हैं, तो इसीलिए सबको कम कम अमाउंट मिल पाता है। या फिर ऐसा कहिए कि कमाने वाला एक है और घर में खाने वाले 6-7 है, अगर वो काम करना चाहे तो काम कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि पर वो काम करना ही नहीं चाहते, लेकिन जो कमाने वाला है वो सबको फीड कराएगा। तो ये हमारी हो गई डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट से क्या है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, प्लस में और दूसरी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, इससे उनको उनके पसंद का काम नहीं मिल पाएगा, और अगर पसंद का काम ना मिला तो वो दूसरा काम करने पर मजबूर हो गए। कई बार ये क्राइम रेट भी बढ़ा देता है, लेकिन हमारी सरकार ने इसके लिए काम करने का सोचा है और कई तरह की एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम है वो निकाली हुई है, जैसे एम्प्लॉयमेंट भत्ता है या और भी कई तरह की स्कीमें हैं जो हमारी सरकार ने निकाली हुई है। तो अब जब ये डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट आया है तो इससे क्या है कि प्राइमरी जो है हमारा सेक्टर, उसमें एग्रीकल्चर आता है, तो वहां पर और लोगों की रिक्वायरमेंट कम होने से जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है वहां पर लोग ज्यादा जाने लगे हैं, और भी कई तरह की फैसिलिटीज, जैसे कि और भी कई तरह के लोग रोजगार करने लगे हैं, नौकरी पाने लगे हैं, और कई बार लोग जब तरह तरह की स्किल सीखते हैं तो वो अन्य लोगों को भी रोजगार देते हैं, दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।